हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने डिस्कस किया था रूल्स। बेसिकली हमने देखे थे गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, और हम अब देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास फाइनेंस एक्ट कैसे बनते हैं। तो हम देखेंगे फाइनेंस एक्ट। अब बेसिकली क्या होता है, पार्लियामेंट में जो रूलिंग पार्टी है वही एक्ट बनाती है। तो अब पार्लियामेंट में जब बजट पास होता है तो वो एक्ट बन जाता है। बजट पास होने के बाद एक्ट बन जाता है। एक्ट के बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, बट जो फाइनेंस वाला सेक्शन होता है बेसिकली दैट कम्स आउट एज फाइनेंस एक्ट। तो ठीक है, अब फाइनेंस एक्ट के अंदर बेसिकली बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती है। तो हम हाँ, एक चीज और कि बेसिकली हमारा बजट कैसा आता है। हमारा डेफिसिट बजट है। अब डेफिसिट बजट का मतलब क्या होता है कि हमारी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है प्लस हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इज मोर देन आर रेवेन्यू रिसिट्स। रेवेन्यू रिसिट्स बेसिकली हमारे पास क्या है, टैक्सेस। तो हमारी एट प्रेजेंट हमारा ये सिनेरियो है एंड हमारा बजट हमेशा डेफिसिट ही आता है। तो अब अगर हमारा गवर्नमेंट का अगर रेवेन्यू से काम नहीं चल रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कैपिटल रिसिट्स का फोकस करेगी। कैपिटल रिसिट्स बेसिकली क्या हो गई, हमारे पास हो गई डिसइन्वेस्टमेंट, और एक हो गया लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो हमारी जो पुरानी सरकार थी बेसिकली वो फोकस करती थी लोन लेने पे। तो हमारा बहुत अभी भी लोन इतना पेंडिंग है कि हमारा जो इंटरेस्ट जा रहा है वो बेसिकली टैक्स से भी ज्यादा है, मतलब इतना इंटरेस्ट जाता है। तो अब ये वाली सरकार क्या कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रही है। तो अगर आपने देखा होगा कि अभी मोदी सरकार है और राहुल गांधी का हमेशा क्या होता है एक फ्रेज कि सरकार देश बेच रही है। तो बेसिकली वो क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है अब। तो ये हो गया, हम ये समझ रहे। अब हम समझ लेते हैं कि अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि गवर्नमेंट क्या करती है, रेट्रोस्पेक्टिवली भी चेंजेस कर सकती है इनकम के अंदर। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। बेसिकली हम समझेंगे ट्रांसपॉन्डर का बिजनेस होता क्या है। तो हम देखते हैं, एक कंपनी है मोटोरोला, आपने सबने सुना होगा। तो आपको लग रहा होगा कि ये फ़ोन बनाती है, तो सिर्फ इसका ये बिजनेस नहीं है, फ़ोन से इसकी इतनी इनकम नहीं होती है। मोटोरोला का मेन बिजनेस है ट्रांसपॉन्डिंग बिजनेस। बेसिकली ट्रांसपॉन्डर होता क्या है, तो अब आप देखोगे ये है एक पर्सन ए, ठीक है। अब ये यहाँ इसके पास है एयरटेल की सिम, ठीक है। ये कॉल करेगा, ये कॉल करेगा तो बेसिकली नेटवर्क के ऊपर पहले जाएगा, टावर के ऊपर। तो एयरटेल का एक टावर है यहाँ पे, ये एयरटेल के टावर पे सिग्नल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पर्सन है ये जिसको कॉल करता है, उसके पास जियो की सिम है। तो अब सेम सिम नहीं है तो सेम नेटवर्क नहीं हो सकता, तो फिर डायरेक्टली तो सिग्नल कैच नहीं करेगा। अदरवाइज तो क्या करता है, ए कॉल करता, उसके पास भी एयरटेल है उसके पास भी एयरटेल है, तो डायरेक्टली सिग्नल जाता है एयरटेल के टावर पे और वो दोनों को कनेक्ट कर देता। पर हमारे पास अगर मान लो सिम अलग है तो इसका सिग्नल जाएगा जियो के टावर पे। अब मान लो इसने इसको कॉल करा, तो पहले वो सिग्नल गया यहाँ, फिर यहाँ आएगा ट्रांसपॉन्डर का मेन रोल, कि बेसिकली ट्रांसपॉन्डर क्या करता है, उस सिग्नल को कन्वर्ट करके दूसरे टावर में भेजता है, फिर ये सिग्नल यहाँ जाता है। तो बेसिकली ये मोटोरोला का मेन काम होता है। अब ये ट्रांसपॉन्डर ऐसे नीचे नहीं लगा होता, ये सैटेलाइट है, ये हवा में लगी होती है। तो बेसिकली केस क्या हुआ था ना कि अब इनकम जो भी इंडिया से हो रही थी मोटोरोला को, तो उसने उसमें टैक्स नहीं भरा था। अराउंड 900 करोड़ का कुछ टैक्स बन रहा था, बट उसने नहीं भरा था, क्योंकि पहले क्या था कि इंडिया की डेफिनेशन एक एक्ट में लिखी हुई है, हम डिस्कस करेंगे। इंडिया की डेफिनेशन में आता है लैंड आएगी, उसके आसपास का सी आएगा, एक सर्टेन एरिया होता है जो सी का कवर करती है। तो बेसिकली हवा में जो चीज थी वो कवर्ड नहीं थी। तो बाद में क्या करा, गवर्नमेंट ने एक छोटा सा रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करा कि हम प्रीवियस से, जो स्टार्टिंग से लेके अब तक में, हम लैंड इस इंडिया की डेफिनेशन को चेंज करके हवा को भी इंक्लूड करते थे। इंडिया के ऊपर की जो सारी हवा है वो भी इंडिया का पार्ट है। तो बेसिकली जो भी सैटेलाइट इंडिया के ऊपर ऐसे लगी हुई थी मोटोरोला की, वो भी इसके अंदर कवर हो गई। तो मोटोरोला ने 900 करोड़ का फिर टैक्स भरा, क्योंकि नहीं भरती तो फिर ऑब्वियसली पेनल्टीज होती। तो ये चीज करी, उसके बाद से वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आ गया। तो बेसिकली गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हम छोटे लोगों के लिए नहीं करती है कि उनको परेशान करने के लिए नहीं करती है, बस एक सर्टेन ग्रुप
एक कंपनी को ही टारगेट करती है, ताकि एक बड़ा कोई टैक्स का अगर इवेजन हो रहा है तो उसको हम कर्व कर सके, तो उसके लिए होता है बेसिकली। अब हम देख लेते हैं सीबीडीटी और सर्कुलर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती है। आपने देखा होगा कि लॉ मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई। तो इसमें जो फाइनेंस मिनिस्ट्री वाला पार्ट होता है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बेसिकली दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एक होगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका भी दो पार्ट हो गया, एक हो गया सीबीडीटी, एक हो गया सीबीआईटी एंड कस्टम्स। तो बेसिकली अब क्या होता है ना, सीबीडीटी हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड सीबीआईटी हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, एक सर्कुलर लेकर आती है, सीबीडीटी एक सर्कुलर लेकर आती है, उस सर्कुलर that circular act as a guide for income tax officers and also for the taxpayers। अगर उन्हें किसी certain provision के ऊपर, प्रोविजन मतलब रूल का ही पार्ट होता है, एक्ट के अंदर बेसिकली सब सेक्शंस होते हैं, फिर प्रोविजंस होते हैं, तो उसमें अगर उनको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए सीबीडीटी एक सर्कुलर लेके आते हैं, बिकॉज एक्ट हमारा वर्ल्ड का टफेस्ट एक्ट है, सेकंड टफेस्ट आई थिंक। तो अब उसकी लैंग्वेज को समझना इज वेरी डिफिकल्ट। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि सीबीडीटी कहती है कि ठीक है, वील अरेंज अ सर्कुलर जिसके थ्रू आप उसको समझ सकते हो, एक कोई भी सर्टेन प्रोविजन। तो अब सर्कुलर्स आईटी ऑफिसर्स के लिए तो मैंडेटरी होता है। ठीक है, अगर कोई सर्कुलर बोलता है कि नहीं ये सर्टेन इनकम इज एग्जेम्प्ट, तो फिर वो आईटी ऑफिसर कैन नॉट आर्ग्यू कि हाँ नहीं ये एग्जेम्प्ट नहीं है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर टैक्स पेयर। टैक्स पेयर के लिए अगर वो सर्कुलर बोल रहा है कि नहीं ये तो आपकी टैक्सेबल है, बट अगर टैक्स पेयर को लगता है कि नहीं ये टैक्सेबल नहीं है, तो दे कैन ऑल्सो चैलेंज, वो फर्दर कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि कोर्ट के डिसीजंस क्या होते हैं बेसिकली इस एरिया में। अब मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, एक कोर्ट केस हुआ था बनारसी लाल कटारिया का। अब बनारसी लाल कटारिया ने क्या करा था, बेसिकली हमारा क्या होता है, कैपिटल एसेट्स होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। कैपिटल एसेट्स हो गए जो हमारी बहुत हाई वैल्यू अमाउंट होता है, बेसिकली जो हमारे पर्सनल एसेट ना हो, कैपिटल एसेट हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे प्लांट मशीनरी, घर की कुछ भी ऐसी चीज जो हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं कोई हाई अमाउंट की, तो वो कैपिटल एसेट हो गई। तो बेसिकली अब उसने क्या करा था, अब हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं ना वो बेसिकली आते हैं पर्सनल एसेट्स के अंदर। अब जो हमारे जैसे, अब आपको सबको पता होगा कि गोल्ड बेसिकली कैपिटल एसेट है, उस पर टैक्स लगता है। सिमिलरली सिल्वर पे भी टैक्स लगता है। तो अब इन्होंने क्या करा था ना कि इनके यूटेंसिल्स ही सिल्वर के थे, तो अब इन्होंने क्या करा, सिल्वर को, सारे यूटेंसिल्स को बेचा, यूज्ड थे बट बेचने के बाद ही हैड अ सर्टेन प्रॉफिट, इसने टैक्स नहीं भरा। अब कोर्ट ने क्या बोला, अब जो इनकम टैक्स ऑफिसर जो उनका असेस कर रहा था, उन्होंने बोला कि नहीं आपको टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज सिल्वर कैपिटल एसेट हो गया, वो पर्सनल एसेट नहीं है, तो आप उसको बेचोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट फिर इसने बोला कि ठीक है हम फर्दर आगे कोर्ट में जाते हैं। तो कोर्ट में इन्होंने क्या करा कि बोला कि अब मैं अमीर हूँ, तो बेसिकली मेरे पास हमारे बर्तन ही सारे, जैसे आप लोग स्टेनलेस स्टील यूज करते हो, हम लोग सिल्वर ही यूज करते हैं, हमारे वैसे ही धुलते हैं। तो अब हम अगर वो सिल्वर को एज अ हमारे खुद के पर्सनल एसेट की तरह यूज कर रहे हैं, तो हमारे लिए उसको बेचने से वो टैक्स नहीं लगना चाहिए। क्योंकि अगर कोई और पर्सन है जिसके पास 2 या 4 है, वो तिजोरी में रख रहे हैं उसको, तो बेसिकली अगर वो उसको बेचते हैं तो वो उनके लिए कैपिटल एसेट है, हम तो रेगुलर यूज कर रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट कोर्ट ने क्या करा कि ठीक है, हम इस चीज को उसने माना, और कोर्ट ने बोला कि अगर बनारसी लाल कटारिया और इसके जैसे सिमिलर स्टेटस वाले लोग अगर सिल्वर के यूटेंसिल्स बेचते हैं तो उसकी टैक्स फ्री हो जाएगी, वो पर्सनल एसेट में कंसिडर होगा। तो बेसिकली अब ये नहीं होगा कि हर कोई सिमिलर केस वाला ही जाकर बार बार कोर्ट में ये चीज को फाइल करेगा। ये केस बेसिकली एक लैंडमार्क हो जाता है, हम उसकी तरह उसको रेफर करके भी आगे ऑफिसर को बोल सकते हैं कि हाँ आप ये पर्टिकुलर केस रेफर कर लो, इसके हिसाब से मेरा टैक्स नहीं बनेगा। तो ये अब बेसिकली अगर मान लो, हम देख लेते हैं कि किस चीज को अमेंड करने के लिए कैसे लेके आते हैं। तो बेसिकली अगर मान लो सीबीडीटी का रूल है, उसको अमेंड करना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन लेकर आएगी, उसके थ्रू वो अमेंड हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, जैसे भी है अमेंडमेंट के लिए ये है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर एक्ट में अगर कोई अमेंडमेंट लेके आनी है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक फाइनेंस एक्ट लाएगी, नया एक्ट से उसको अमेंड कर देगी। ठीक है, अब अगर मान लो सर्कुलर में कोई अमेंडमेंट लेके आनी है
तो सर एक नया सर्कुलर लाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, एंड उसके थ्रू वो अमेंडमेंट हो जाएगी। लेकिन आईटी रूल एक अकेला है जिसके लिए सीबीडीटी सर्कुलर लेके आती है, बेसिकली सर्कुलर नहीं, नोटिफिकेशन लेके आती है, उसके थ्रू इसमें अमेंडमेंट होती है। तो बाकी तीनों के लेके जो चीज जो है उसी को अमेंड करने के लिए वही लाना पड़ता है, बट आईटी रूल के लिए सीबीडीटी नोटिफिकेशन लेकर आती है और उसके थ्रू वो अमेंडमेंट हो पाती है। तो आज वील कीप दिस अप टिल हियर ओनली, एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे, तो इट्स गोना बी अ लॉन्ग सीरीज, तो just be patient with me. And if you like the video, do like, share and subscribe, and let me know if you have any questions. You can comment down below and answer to them. And thank you.